So, hello everybody, welcome to the Anthropology Day 9th, Anthropological Theories. So, in the previous class or in the previous video, in the previous part, we have already studied that आपके पास जो है वो structuralism, वो लेवी स्ट्रॉस का जो structuralism है उसका theoretical basis क्या है. ठीक है, तो आपके पास जो है लेवी स्ट्रॉस के जो थियोरेटिकल बेसिस हैं, लेवी स्ट्रॉस के स्ट्रक्चरलिज्म के जो थियोरेटिकल बेसिस हैं उनको जो है वो हमने ऑलरेडी जो है वो स्टडी कर लिया है. इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी और वी आर गोइंग टू स्टार्ट द साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, तो आपके पास जो साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चैप्टर 6. तो चैप्टर 6 का एक जो पार्ट है वो आपके पास जो है वो साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट. सो बिफोर वी स्टार्ट, सो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF फाइल ऑफ दिस कोर्स, तो आप जो है वो आप O2IAS Academy ऐप के ऊपर जो है आप विज़िट कर सकते हैं. O2IAS Academy ऐप के ऊपर जो है यू कैन गो टू द ऐप्स, आप जो है वो स्टोर सेक्शन में जाइए. स्टोर सेक्शन के अंदर जो है वो आपको एंथ्रोपोलॉजी रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा. जब आपको एंथ्रोपोलॉजी रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स जो है उसके अंदर जाएंगे आप, वहाँ पे जो है वो रिसोर्स सेक्शन के अंदर जा सकते हैं एंड इन द रिसोर्स सेक्शन यू कैन गेट द PDF फाइल ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. चलिए, सो एक बार जो है वो हम साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में किस तरह से जो है वो आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं उन चीज़ों को जो है वो स्टडी करते हैं. तो बेसिकली इस एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि आपके पास ये पता चल जाए कि जो थीम्स हैं वो क्या हैं. जो थीम्स हैं अगर आपको एक बार जो है वो पता चल जाएं देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, तब जो है वो आगे की तरफ जो है वो आप बढ़ सकते हैं. तो आपके पास डिस्कस द वेरियस एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस टू स्टडी द पर्सनैलिटी एंड कल्चर. तो बेसिकली जो पर्सनैलिटी और कल्चर के बीच का रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने के लिए हम कौन कौन सी अप्रोचेस को अपनाते हैं, तो उसको जो है वो आपको लिखना है. ठीक है, तो आपके पास जैसे आपके पास जो हो गया राल्फ लिंटन की फंक्शनल अप्रोच. ठीक है, तो उसी तरह से अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट की अलग अलग आपके पास जो है वो अप्रोचेस हैं. तो बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन अप्रोचेस, आपको जो है वो अप्रोचेस के ऊपर फोकस करना है. फिर उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेशनल कैरेक्टर. फिर उसके बाद जो है वो आप नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ का मतलब क्या है. ठीक है, नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ का पहले जो है वो आपको डेफिनेशन लिखना है. फिर जो है वो आपको इस चीज़ को एलिस्ट्रेट करना है, यानी कि इसकी जो है वो एक आपको जो है वो केस स्टडी लिखनी है. ठीक है, रूथ बेनेडिक्ट वाली केस स्टडी, जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हैं. इस सवाल के अंदर जो इम्पॉर्टेंट रह जाता है, इम्पॉर्टेंट भी आपके पास वही रह जाता है कि इसकी जो है वो मेथडोलॉजी क्या है, मेथड कौन कौन से फॉलो किए गए हैं फील्ड वर्क के लिए. ठीक है, एक तो है कि आपके पास प्रॉपर फील्ड के ऊपर जाना, फोटोग्राफी वगैरह करनी, और दूसरा है रीडिंग एट दी डिस्टेंस से जो है वो एक फील्ड वर्क कंडक्ट करना. तो ये दोनों मेथड्स हैं, इनको लिखना जो है वो रूथ बेनेडिक्ट और आपके पास मीड के अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो ये जो है आपके पास देखिए यू विल हैव कंटेंट एट द एंड, आपको कंटेंट में जो है वो कोई कमी नहीं आएगी. बाज़ार भरे पड़े हैं कंटेंट के अंदर, लेकिन आपको जो है वो क्वेश्चन की डिमांड समझ आनी चाहिए. ठीक है, और ये पता लगना चाहिए कि जो है वो कौन सी थीम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि एट द एंड देखिए अब आप सब कुछ नहीं कर सकते, ताकि एट द एंड जो है वो आप सारी की सारी थीम्स को जो है वो स्ट्रेंथन कर सकें, उनको जो है वो काबिज बना सकें, स्ट्रॉन्ग बना सकें. तो अगर आपके पास सारी की सारी थीम्स जो हैं जो बार बार UPSC पूछ रहा है, अगर वो आपके पास स्ट्रॉन्ग हैं तो देयर इज़ नो वे दैट यू आर गोइंग टू लूज दिस बैटल. तो आपके पास जो है वो आप मैदान फतेह ज़रूर करोगे. ठीक है, देन एक्सप्लेन द रूथ बेनेडिक्ट्स पैटर्न ऑफ कल्चर. रूथ बेनेडिक्ट का जो पैटर्न ऑफ कल्चर है उसको आपको समझाना है. अगेन देखिए इस चीज़ को देखिए कि या तो वो लोग जो हैं वो आपसे पूछ रहे हैं नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ के ऊपर, नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ के ऊपर पूछ रहे हैं, या जो क्वेश्चन है वो आपके पास जो है वो अप्रोचेस से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अप्रोचेस या फिर जो है वो मेथड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपके पास कंसेप्ट्स के ऊपर.
जो अलग अलग लोगों ने कंसेप्ट दिए हैं, बेसिक पर्सनैलिटी का कंसेप्ट है, पैटर्न ऑफ कल्चर का कंसेप्ट है, आपके पास मॉडल पर्सनैलिटी का कंसेप्ट है, जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग कंसेप्ट दिए हैं उनके ऊपर से जो है वो सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास आजकल जो है वो पूछे जा रहे हैं। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर एंड पर्सनैलिटी। नाउ दिस इज़ द डायरेक्ट वन, सीधा सीधा जो है वो कल्चर साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्रिटिकली डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द रूथ बेनेडिक्ट। अब रूथ बेनेडिक्ट के जो कंसेप्ट हैं, जो रूथ कॉन्ट्रीब्यूशंस का मतलब है जो उनका मेथड है, जो उनका कंसेप्ट हैं। अब जो रूथ बेनेडिक्ट के जो कंसेप्ट्स हैं उनको आपको जो है वो क्रिटिकली एनालाइज करना है, उन चीज़ों को आपको जो है क्रिटिकली डिस्कस करना है। क्रिटिकली डिस्कस करने का मतलब क्या है कि आप जो है वो उन चीज़ों को प्रॉपरली समझाओगे कि इसके अंदर जो है वो आपके पास क्या मेथड्स हुए, उसकी जो केस स्टडीज़ लिखोगे। फिर उसके बाद उन मेथड्स के जो डिफरेंट व्यूज़ हैं, अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं, या फिर जो आपका जो एनालिसिस है वो आप लिखोगे। फिर उसके बाद आपने मार्गरेट मीड की कंट्रीब्यूशन बतानी है, राल्फ लिंटन की कंट्रीब्यूशन बतानी है। इसके अंदर अगेन आपने जो है वो इन लोगों की जो अप्रोचेज़ हैं उनको लिखना है। अप्रोचेज़ लिख के जो फिर उसके बाद इनके कंसेप्ट्स को लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप एलिस्ट्रेशन दोगे। अगर आपको क्रिटिसिज्म याद है आप जो है वो इनका क्रिटिसिज्म करोगे। ठीक है, रूथ बेनेडिक्ट का भी जो क्रिटिसिज्म है इट इज़ मोर फ्रॉम दी लाइंस ऑफ आपके पास जो नेशनल स्टडीज़ इन्होंने की थी उनकी लाइंस के ऊपर जो है इनका क्रिटिसिज्म ज़्यादा है। फिर उसके बाद डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ राल्फ लिंटन। राल्फ लिंटन की कॉन्ट्रीब्यूशंस को आपने डिस्कस करना है, कोरा डुबोस की कॉन्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करना है, और अब्राहम कार्दनर की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको डिस्कस करना है। फिर आपने कल्चरल पर्सनैलिटी मॉडल, अगेन देखिए यहाँ पे जो है एक कंसेप्ट के बारे में आपसे पूछा गया है। सो बेसिकली जो वो लोग पूछ रहे हैं वो यही पूछ रहे हैं कि आपके पास आपको अप्रोच जो है वो याद होनी चाहिए कि किस आपके पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट की कौन सी अप्रोच है। जो दूसरी चीज़ है वो ये याद होनी चाहिए कि उन लोगों ने जो है किस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कौन सा कंसेप्ट दिया है। फिर उसके बाद आपको जो है वो ये पता होना चाहिए कि किस एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम कहाँ है, और ताकि आप केस स्टडी दे सको, ताकि आप जो है वो इलस्ट्रेशन दे सको। ठीक है, एक बार आप इन तीनों चीज़ों को आप जो याद कर लेते हो, आप जो है वो वैल्यू एडेड मटेरियल जो है वो आप अपने आंसर के अंदर लिख सकते हो, अच्छा मटेरियल लिख सकते हो। जो चौथी चीज़ आपके पास यहाँ पे आती है वो आती है नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़। ठीक है, चलिए इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो हम चल के एक एक करके हर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को जो है वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट से जो है वो सवाल पूछे जा चुके हैं। आप किसी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं उनको छोड़ नहीं सकते। सो द कल्चरल पर्सनैलिटी बाय द राल्फ लिंटन। पहले आते हैं आपके पास राल्फ लिंटन। सो राल्फ लिंटन कहते हैं कि राल्फ लिंटन ने जो किताब लिखी थी, वेरी इंपॉर्टेंट, द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी। सो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो राल्फ लिंटन वो कुछ पर्सनैलिटी के करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो समझाते हैं कि पर्सनैलिटी के जो है वो ये आपके पास जो है वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहली बात, आपके पास जो पर्सनैलिटी है इट इज़ यूनिक फॉर एवरीवन, ये हर किसी के लिए यूनिक होती है। दूसरी, आपके पास जो है पर्सनैलिटी जो है वो सब्जेक्टिव होती है। तीसरी जो है वो आपके पास पर्सनैलिटी को अगर समझाना हो, पर्सनैलिटी इज़ अ इंटीग्रेटेड बॉडी। ये जो है वो आपके पास इंटीग्रेटेड बॉडी होती है ऑफ हैबिट्स, एटीट्यूड्स, ट्रेड्स, आइडियाज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये जो हैं वो आपके पास सबसे पहले आपके पास जो है कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर जो है आपके पास जो राल्फ लिंटन है वो इस चीज़ को जो है वो समझाते हैं कि आखिरकार जो है वो आपके पास पर्सनैलिटी है क्या चीज़। तो पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो तीन बड़ी चीज़ें हैं। एक तो है कि पर्सनैलिटी जो है वो यूनिक है, सब लोगों के लिए यूनिक है। ठीक है, दूसरी है पर्सनैलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है। तीसरी जो है वो है पर्सनैलिटी की डेफिनेशन, कि आपके पास पर्सनैलिटी के अंदर सारी जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। तो पर्सनैलिटी एक इंसान की बहुत ही यूनिक जो एक इमेज कह लीजिए, बहुत ही सब्जेक्टिव, बहुत ही यूनिक और बहुत ही होलिस्टिक इमेज है एक इंसान की। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है विद द हेल्प ऑफ हिज फंक्शनलिस्ट अप्रोच,
जो राल्फ लिंटन की यहाँ पे अप्रोच हमें दिखाई देती है वो फंक्शनलिस्ट अप्रोच है। विद द हेल्प ऑफ हिज फंक्शनलिस्ट अप्रोच ही ट्राइज टू अनकवर कि कैसे जो है वो आपकी पर्सनैलिटी वो कल्चर्स के प्रभाव के अंदर आती है, कैसे कल्चर जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को बनाती है, और कैसे जो आपकी पर्सनैलिटी है वो कल्चर को रीडिफाइन करती है। ठीक है, यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है रीडिफाइन करना, कि कैसे जो आपके पास आपकी पर्सनैलिटी है वो कल्चर को जो है वो रीडिफाइन करती है। ओके, फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच के अंदर जैसे मलिनोस्की ने नीड्स की बात की, वैसे ही आपके पास जो है वो राल्फ लिंटन भी नीड्स की ही बात करते हैं। राल्फ लिंटन का कहना है कि आपके पास दो तरह की नीड्स हैं। एक है आपके पास साइकोलॉजिकल नीड और दूसरी है आपके पास फिजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल इमोशनल नीड है आपकी, वाइफ का साथ में होना वो सिर्फ फिजिकल नीड नहीं है, वो आपके पास आपकी एक इमोशनल नीड भी है। मदर का प्यार, माँ का प्यार, वो आपके पास इमोशनल नीड है। वो जितना माँ का प्यार मिलेगा बच्चे को उतनी उसकी जो है वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो आपके पास डेवलप हो जाती है। तो एक इंसान की, जैसे आपके पास मलिनोस्की नीड्स को तीन तरह से जो है वो डिवाइड करते हैं। मलिनोस्की कहते हैं कि जो आपकी नीड्स हैं वो तीन तरह की हैं। उन्होंने नीड्स को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर डिवाइड कर दिया कि जैसे जैसे सोसाइटी विकास करती जाएगी वैसे वैसे आपकी जो है वो अलग तरह की जो ज़रूरतें हैं, अलग तरह की जो नीड्स हैं वो आपके पास जो है वो बनती जाएंगी। ऑन दी अदर हैंड राल्फ लिंटन जो हैं वो आपके पास साइकोलॉजिकल नीड की बात करते हैं और फिजिकल नीड की बात करते हैं इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज़ द फंक्शनलिस्ट अप्रोच। फिर वो कहते हैं कि आप इन ऑर्डर टू फुलफिल दोज नीड्स देयर आर सर्टन रिस्पॉन्सेज दैट आर मेड टू सर्टन स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब क्या होता है, फिर वो स्टिमुली रिस्पॉन्स का प्रिंसिपल वो लिखते हैं। देखो, स्टिमुली का मतलब क्या है कि आपको किसी तरह का कोई कल्चरल चैलेंज मिला। ठीक है, लेट से आपको जो है वो पढ़ाई करनी है या फिर पढ़ाई की है, आपको फेल्यूर मिल गया। दिस इज द स्टिमुली। नाउ हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट, आप उस चीज़ को किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हो। ठीक है, सो द वे दैट द पर्टिकुलर स्टिमुली रिस्पॉन्स प्रिंसिपल वर्क, इट इज़ कॉल्ड द फंक्शन। तो इसको जो है वो फंक्शन कहा जाता है। एंड द वे फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, प्लीज़ रिमेंबर देम। इसको जो है वो रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, एंड द वे द फंक्शन इट इंटरेक्ट्स विद द चाइल्ड, ही गेट्स अ पर्टिकुलर ट्रेट। तो वो जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रेट जो है वो उसको मिल जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द चाइल्ड एक्वायर्स ऑल द रिक्वायर्ड ट्रेट्स एंड दैट आर नेसेसरी फॉर द बेसिक नीड्स। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। पहले है वो फंक्शन का डेवलपमेंट बताता है कि फंक्शन कैसे डेवलप होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राल्फ लिंटन फंक्शन इज एन एंटिटी दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू द स्टिमुली रिस्पॉन्स प्रिंसिपल और द स्टिमुली रिस्पॉन्स एक्शन। वो जो आपके पास स्टिमुली रिस्पॉन्स एक्शन है उसकी वजह से फंक्शन क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आपने अपने पेरेंट्स को गरीबी के साथ जूझते हुए देखा। अब जो आपके पास स्टिमुली था वो क्या था, गरीबी, और उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया उस चीज़ को, इस चीज़ ने आपके लिए एक मिसाल क्रिएट करती, मिसाल फंक्शन। ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए एक फंक्शन क्रिएट हो गया। अब वो फंक्शन जो है वो आपके मानसिक, जो आपके पास जो आपका मानसिक ग्राउंड है, जो आपका साइकोलॉजिकल ग्राउंड है, उस साइकोलॉजिकल ग्राउंड के साथ वो फंक्शन जो है वो इंटरेक्ट करेगा। अब आपका जो फंक्शन है वो साइकोलॉजिकल ग्राउंड के साथ जब वो इंटरेक्ट करेगा देन इट विल प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर ट्रेट। तो आपके अंदर एक पर्टिकुलर खूबी जो है वो आपके अंदर जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो ट्रेड्स प्रोड्यूस होते जाते हैं और यही ट्रेड्स आपको बताते हैं कि आगे चल के आपको अपनी बेसिक नीड्स, जो आपकी सिक्योरिटी की नीड है, जो आपके इमोशन की नीड है, ये जो सारी बेसिक नीड्स जो हैं या फिर फिजिकल नीड्स हैं, वो कैसे, हाउ यहाँ पे है, कैसे फुलफिल करनी है। क्योंकि राल्फ लिंटन कहते हैं कि ये नीड्स पूरी हो जाएंगी अल्टीमेटली,
बट एक इंसान कैसे जो है वो आपके पास नीड्स को फुलफिल करता है, वो फंक्शन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो इसके साथ आपके पास जो इनके एनालिसिस का नाम पड़ गया, इनके अप्रोच का नाम पड़ गया, वो है फंक्शनल एनालिसिस और फंक्शनल अप्रोच। ठीक है, अब समझ में आ गया कि मलिनोस्की ने जो है वो नीड्स को 3 भागों में क्यों डिवाइड, क्योंकि मलिनोस्की की नीड्स अलग हैं, इनकी नीड्स अलग हैं। ठीक है, तो इनका फंक्शन बहुत डिफरेंट है। इनका फंक्शन क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ द स्टिमुली रिस्पॉन्स प्रिंसिपल। ठीक है, फिर उसके बाद लिंटन कहते हैं कि आपके पास 3 तरह का इंटरेक्शन है, 3 तरह का आपके पास फंक्शनल इंटरेक्शन है, यानी कि स्टिमुली रिस्पॉन्स इंटरेक्शन होता है। पहला है इमिटेशन के साथ, कि जैसा आपने अपने फादर को करते हुए देखा है वैसा ही आप इमिटेट करोगे। दूसरा है ट्रायल एंड एरर, कि आपको ऐसा कोई जो है वो स्टिमुली मिला जो पहले किसी को मिला नहीं था, तो अब जो है वो आप ट्राई करते हो, फेल हो जाते हो, फिर से ट्राई करते हो, फिर से फेल हो जाते हो। देन इंटेलेक्चुअल मेथड, आप किताबें वगैरह पढ़ते हो और देन यू फिगर आउट व्हाट टू डू। फिर आपके पास बात आती है बेसिक पर्सनैलिटीज़ की, कि आपके पास बेसिक पर्सनैलिटीज़ होती कैसी हैं। तो राल्फ लिंटन कहते हैं कि पर्सनैलिटीज़ की बात आती है कि पर्सनैलिटीज़ होती कैसे हैं, तो राल्फ लिंटन कहते हैं कि आपके पास 3 तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं। एक है बेसिक पर्सनैलिटी, दूसरी है स्टेटस पर्सनैलिटी, और तीसरी है आपके पास सोशल इन्वेंटर की पर्सनैलिटी। बेसिक पर्सनैलिटी का अर्थ क्या है? बेसिक पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? ऐसी पर्सनैलिटी जो कि हर किसी के पास है दुनिया में, और आपकी जो कल्चर है दुनिया में, तो मैं ज़्यादा कह गया, आपकी कल्चर के अंदर हर किसी के पास जो पर्सनैलिटी है वो है आपके पास बेसिक पर्सनैलिटी। उसके बाद बात आती है स्टेटस पर्सनैलिटी की। स्टेटस पर्सनैलिटी के अंदर आपके पास जो हैं वो पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो कि आपके पर्टिकुलर स्टेटस को जो है वो समझाती हैं, स्टेटस को जो है वो बताती हैं। फॉर एग्जांपल ब्राह्मण्स की पर्सनैलिटी, वो बेसिक पर्सनैलिटी से हल्का सा जो है वो डेविएटेड रहेंगी, हल्का सा जो है वो साइड में रहेंगी, उनका जो ध्यान है वो ज़्यादातर जो है वो ज्ञान के ऊपर रहेगा। क्षत्रिय की पर्सनैलिटी, क्षत्रिय का स्टेटस डिफरेंट है, तो उनकी जो है वो ब्रेवरी के ऊपर जो है वो उनका ध्यान जो है वो ज़्यादा रहेगा, करेज के ऊपर जो है, वेलर के ऊपर जो है वो उनका ध्यान जो है ज़्यादा रहेगा। फिर उसके बाद पर्सनैलिटी ऑफ सोशल इन्वेंटर, देयर आर सर्टन पीपल दैट क्रिएट न्यू एराज, जो कि नई एराज को, नई कल्चर्स को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गांधी। तो दिस इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ द सोशल इन्वेंटर, ये सोशल इन्वेंटर की पर्सनैलिटी होती है। बेसिक पर्सनैलिटी का मतलब कि आपके पास कॉमन प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन की वजह से जब कल्चर के अंदर बेसिक चीज़ें सबके अंदर जो है वो कॉमन होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक पर्सनैलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब बड़ों का आदर करते हो, आप सब लोग जो है वो बड़ों का सम्मान करते हो, तो ये क्या है? ये आपकी बेसिक पर्सनैलिटी है। फिर उसके बाद आती है स्टेटस पर्सनैलिटी। स्टेटस पर्सनैलिटी, जब एक पर्टिकुलर स्टेटस के लोग के अंदर जो है वो आपके पास स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, तो आपके पास दिस इज द स्टेटस पर्सनैलिटी, द टोटलिटी ऑफ द ट्रेट्स एक्वायर्ड बाय द पर्सन एज अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप इन द सोसाइटी। ठीक है, तो जब एक इंसान जो है वो सोसाइटी के पर्टिकुलर ग्रुप का जो है वो मेंबर बन जाता है और उस मेंबरशिप के तहत उसको कुछ प्रॉपर जो है वो ट्रेट्स जो हैं वो हासिल होते हैं, उसको जो है वो हम स्टेटस पर्सनैलिटी कहते हैं। देन आपके पास जो है द पर्सनैलिटी ऑफ द सोशल इन्वेंटर। सोशल इन्वेंटर का मतलब क्या है कि ऐसे आप सोशल इन्वेंटर्स के अंदर जो है वो आपके पास बड़ी पर्सनैलिटीज़ भी आ जाती हैं, जैसे गांधी हैं, बड़ी पर्सनैलिटीज़ भी आ जाती हैं इनके अंदर। और आपके पास सोशल इन्वेंटर के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल घड़ा बनाने वाला है, घड़ा बनाने वाला भी आ जाता है। ठीक है, तो घड़ा बनाने वाला अगर घड़े की शेप चेंज कर देता, उसको भी जो है वो हम सोशल इन्वेंटर कह देते हैं। ठीक है, लेट से आप जो है वो किसी हार्डवेयर कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, आपका कोई इनोवेटिव जॉब है, तो आपने सोसाइटी की नीड्स को देखा, सोसाइटी के चैलेंजेस को देखा, तो आपने कुछ नया डेवलप कर दिया है। ठीक है, तो आपने कुछ जो चीज़ें हैं आपने नई डेवलप कर दी। गेटिंग द पॉइंट? आपने कुछ माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जो है वो आपने डेवलप कर दिया।
ठीक है, अब जो है दिस इज द पर्सनैलिटी ऑफ द सोशल इन्वेंटर। ये है आपके पास सोशल इन्वेंटर की पर्सनैलिटी, कि ऐसे ट्रेड्स जो कि सोसाइटी के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होते हैं, या फिर सोसाइटी के लिए एक जो है मोटिवेशन का कारण जो है वो साबित होते हैं। ठीक है, तो आपके पास सोशल इन्वेंटर्स दोनों तरह के हो सकते हैं। आपके पास मटेरियल कल्चर के इन्वेंटर भी हो सकते हैं, नॉन मटेरियल कल्चर के इन्वेंटर भी हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके पास इन्वायरमेंट आपके पास आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जांपल लिंटन कहते हैं कि अगर इंडिविजुअल जो है इन्वायरमेंट जो है आपका फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो काम है, वो पीसफुल है, तो जो आपके पास इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो भी आपके पास जो है वो पीसफुल ही रहेंगे, नॉन वायलेंट ही रहेंगे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आपके पास अगर जो है वो आपके पास फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ दी रेड इंडियंस का केस ले लीजिए, या फिर आप जो है वो कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स का केस ले लीजिए, तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी हार्श है। तो जो वो हार्शनेस है वो आपके पास जो है वो इंडिविजुअल के बेसिक ट्रेट्स के अंदर भी जो है वो आ जाता है। फिर आपके पास अगली जो बात आती है वो आती है हेरिडिटी की। हेरिडिटी का मतलब क्या है? हेरिडिटी इट इन्फ्लुएंस द फिजिकल ट्रेट्स ऑफ द पर्सन एंड दीज फिजिकल ट्रेट्स दे शेप द आउटलुक। ठीक है, जो आपके जीन्स हैं वो आपके फिजिकल ट्रेट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल लंबाई का जीन, अब लंबाई एक ऐसा ट्रेट है जो कि सोसाइटी जो है वो फेवरेबल मानती है। या फिर आपके पास गोरे रंग का जीन, तो गोरा रंग जो है वो सोसाइटी जो है वो आपके पास फेवरेबल मानती है, वो अच्छा मानती है। तो आपके अगर आपका काला रंग है तो लिंटन का मानना है कि आपके अंदर जो ट्रेट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो डिफरेंट होगी। अगर आपका गोरा रंग है तो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि बचपन में सोसाइटी आपको डिफरेंटली ट्रीट करेगी, तो आपको जो है वो जो स्टिमुलाई मिलेगा वो जो है वो डिफरेंट मिलेगा। क्योंकि आपको स्टिमुलाई डिफरेंट मिल रहा है तो आपका जो फंक्शन क्रिएट होगा वो भी डिफरेंट क्रिएट होगा। क्योंकि आपका फंक्शन डिफरेंट क्रिएट हो रहा है तो जो फंक्शन से जो ट्रेट क्रिएट होगा वो भी जो है वो डिफरेंट क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो हेरिडिटी काम आती है। फिर वो समझाते हैं कि जो कल्चर है और जो पर्सनैलिटी है ये दो पहलू हैं सेम कॉइन के, दे आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। एक ऑन वन हैंड कल्चर जो है वो आपकी पर्सनैलिटी डिटरमाइन करती है, ऑन दी अदर हैंड पर्सनैलिटी जो है इट रिफ्लेक्ट्स द कल्चर। पर्सनैलिटी जो है वो कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, कल्चर के अंदर आपके पास वैल्यू, नॉर्म्स, इंटरेस्ट, टेम्परामेंट, एप्टीट्यूड सब कुछ आ जाता है। ठीक है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी बनाएगा। अब आपकी पर्सनैलिटी कैसी बनी है, अगर मैंने आपका कल्चर स्टडी करना हुआ तो मैं एक इंसान की पर्सनैलिटी स्टडी करूँगा और उसकी पर्सनैलिटी के अंदर वो जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, इंटरेस्ट हैं, ये सब कुछ मुझे दिखाई दे जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि आपके पास जो कल्चर है वो पर्सनैलिटी को डिटरमाइन कर लेता है, क्योंकि कल्चर जो है वो कुछ स्टिमुलाई प्रोवाइड करेगा और स्टिमुलाई के बेसिस के ऊपर जो है वो फंक्शन बनेंगे और फंक्शन जो है वो आपका ट्रेट डिसाइड करेंगे। आपके ट्रेट्स इकट्ठे हो जाएंगे, पर्सनैलिटी बन जाएगी। और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो मुझे एक रेफरेंस देगा, मुझे समझाएगा कि आपके पास जो है वो कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो कल्चर के अंदर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस, दो तरह के आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं। एक है आपके पास कंटिन्यूस एक्सपीरियंस, दूसरे हैं डिसकंटिन्यूस एक्सपीरियंस। कंटिन्यूस एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल टेक द केस कि आपके माँ बाप आपको रोज़ बताते हैं कि सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो। दिस इज ए कंटिन्यूस एक्सपीरियंस। आप रेगुलरली जो है वो सुनते जा रहे हो, थक हार के आप धीरे धीरे करके जो है सुबह उठना शुरू कर देते हो। ऑन दी अदर हैंड देर आर डिसकंटिन्यूस एक्सपीरियंसेस और सडन एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जांपल आप फौजी हो और आपके पास विश्व युद्ध जो है वो लग गया और आप जो है वो फौज के अंदर चले गए, वहाँ पे आपको कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे। दे आर दी सडन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि विश्व युद्ध जो है वो रोज़ जो है वो नहीं लगेगा,
दोनों एक्सपीरियंसेस के एक इंसान की पर्सनैलिटी पे जो है वो बहुत बड़े जो है वो घाव पड़ते हैं, बहुत बड़े जो है वो इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। ठीक है, सो ये है आपके पास जो है वो लिंटन की जो है वो लिंटन का काम है। ठीक है, तो लिंटन का जो काम है इट इज़ वेरी वाइड, बहुत वाइड काम है। खास करके जब ये इस बात इसके बारे में बात होती है द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी, तो लिंटन जो है वो आपके पास स्टेटस से लेके एक इंसान की व्यक्तिगत की पर्सनैलिटी से लेके आपकी पर्सनैलिटी कैसे बनती है, कैसे फंक्शंस बनते हैं, कैसा आपका जो स्टेटस है, कैसा जो आपका कल्चरल स्टिमुलस है वो आपकी पर्सनैलिटी को बताता है, कैसे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कल्चर के अंदर जो आपका कल्चर है वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर झलकता है। इन सारी चीज़ों को जो है वो लिंटन बड़े कमाल से जो है वो पेश करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से जो है वो लिंटन पेश करते हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट डालेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत अच्छी तरह से जो है वो इन चीज़ों को लिंटन ने जो है वो पेश किया है। नाउ टूडेज क्वेश्चन, अब जो है वो हम क्वेश्चन के तरफ जो है वो बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन Ralph Linton's contribution to psychological anthropology. It carries 15 marks. ओके, सो बेसिकली आपको इस नंबर के ऊपर जो है ये सवाल भेजना है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है। इन द इंट्रोडक्शन के अंदर आपने बताना है कि साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर या फिर कल्चर एंड पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो लिंटन का जो है वो काम कौन सा है। ठीक है, तो आपके पास जो है जो लिंटन का काम है यही सारी चीज़ें जो है वो आप लिखोगे। ठीक है, कि इसका रिलेशनशिप कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो उन्होंने समझाया। ठीक है, फिर उसके बाद इन द नेक्स्ट लाइन आप जो है वो पर्सनैलिटी को समझाओगे कि लिंटन जो है वो पर्सनैलिटी को किस तरह से समझाते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी इट इज़ टोटलिटी ऑफ हैबिट्स, मॉरल्स, ईथोस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इट इज़, दूसरी चीज़ क्या है, इट इज़ यूनिक, ये यूनिक होती है, प्लस इट इज़ सब्जेक्टिव। बिकॉज इट इज़ यूनिक एंड सब्जेक्टिव, तो इसको पढ़ा कैसे जाए, तो जो अप्रोच है, ये सारी चीज़ें जो हैं भाई वो बॉडी का पार्ट है। तो जो अप्रोच वो फॉलो करते हैं वो कौन सी अप्रोच है, इट इज़ दी फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच है क्या कि आपके पास एक रिस्पॉन्स, देर इज, पहली चीज क्या है, देर इज स्टिमुली रिस्पॉन्स प्रिंसिपल। एक स्टिमुली रिस्पॉन्स प्रिंसिपल है जिससे क्या बनता है, फंक्शन बनता है। फंक्शन से क्या बनता है, ट्रेट बनता है। ट्रेट से क्या बनता है, अलग अलग ट्रेट्स आ जाते हैं, वो क्या बनती है, पर्सनैलिटी। ठीक है, इस तरह से आपको फंक्शनल अप्रोच को पहले समझा देना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो है दैट दिस पर्सनैलिटी, ये जो आपके पास पर्सनैलिटी बन गई, दिस पर्सनैलिटी इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फैक्टर्स। वन इज़ एक्सटर्नल फैक्टर, इन्वायरमेंट, दूसरा है आपके पास हेरिडिटी। ठीक है, दो आपके पास जो है वो फैक्टर्स इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, फिर बाकी चीज़ें जो है वो ऑप्शनल हैं। पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बारे में आप लिख सकते हो, कल्चर पर्सनैलिटी के बारे में जो है वो आप लिख सकते हो। देन आपके पास जो है इसका क्रिटिसिज्म, इसका क्रिटिसिज्म ये है दैट दिस अप्रोच ऑल्दो इट इज़ वेरी वाइड। ठीक है, राल्फ लिंटन का क्रिटिसिज्म जो है वो यही है
कि आपके पास जो है ये अप्रोच बहुत वाइड है, उन्होंने बहुत वाइडली जो है वो कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल को जो है वो समझाया है, बट ही हैज़ फेल्ड टू गिव एनी यूनिवर्सल थ्योरी। कोई आपके पास यूनिवर्सल थ्योरी जो है, जो आप जो है अप्लाई कर सको अपनी डेली लाइफ के अंदर, वो जो आपके पास थ्योरी है वो राल्फ लिंटन जो है वो नहीं दे पाए हैं। बट उनका एक कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने ये सब्सटेंशिएट कर दिया था कि जो कल्चर है वो आपके पास पर्सनैलिटी बनाता है और पर्सनैलिटी इट रिफ्लेक्ट्स द कल्चर। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट, इस तरह से आपको जो है वो इसको लिखना है। सो प्लीज़ राइट इट डाउन एंड सेंड इट ऑन दिस नंबर। इस नंबर के ऊपर जो है वो आप भेज सकते हैं, या फिर बेटर रहेगा डाउनलोड दी O2IS अकेडमी ऐप। आप जो है वो इस चीज़ को वहाँ पे जो है वो सबमिट कर सकते हैं, इस आंसर को सबमिट जो है वो कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, होप you have you liked this video. Thank you very much.